और बाकी सब लोग क्या एग्जाम चल रहा है क्या? और वो क्या उसका साक्षी। एक पार्लियामेंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, पूरा प्रोसीजर वगैरह, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन होने का चांसेस ज़्यादा होगा। और तो बाकी टॉपिक्स हमको नहीं लगता डिस्कस करने का ज़रूरत है। हाँ। वहाँ पे कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? पूरा एग्जीक्यूटिव भी ये देखते हैं, टाइम मिलेगा तो हो जाएगा। पार्लियामेंट पूरा प्रोसीजर देख लेते हैं। पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में? पार्ट 5, आर्टिकल आर्टिकल 79 टू 120। एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें तीन कंपोनेंट हम लोग कह सकते हैं। एक प्रेसिडेंट, दूसरा हाउस ऑफ स्टेट, और हाउस ऑफ, देन ये राज्यसभा और लोकसभा। जो हिंदी नोमेनक्लेचर है दोनों हाउस का वो कब हुआ है? 51 और 56 में। 51 और 56 में का कब हुआ है? 51 56 1954 में हुआ है। एज वी नो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब होता है द एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल टू द लेजिस्लेटिव। एक तो ये हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव होगा वो लेजिस्लेटिव के टुवार्ड्स अकाउंटेबल होगा। एक ये हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया कि एग्जीक्यूटिव विल बी ड्रॉन आउट ऑफ लेजिस्लेचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर है, अगर कोई काउंसिल ऑफ, कौन सा पंखा इतना शोर कर रहा है? ये कर रहा होगा, इसको बंद कर दीजिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर वही बन सकता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बन सकता है। आउट ऑफ पार्लियामेंट किसी भी मेंबर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता।
ऑल ऑफ सडन एट द मोमेंट किसी को इंक्लूड किया जा सकता है, बट विद इन 6 आवर उस व्यक्ति को किसी भी हाउस का मेंबर बनना, सॉरी 6 मंथ उस व्यक्ति को किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया ना कि जो एग्जीक्यूटिव है वो ड्रॉन होगा कहाँ से, लेजिस्लेचर से। एक तो ये हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब। एक और मतलब क्या हो गया कि जो एग्जीक्यूटिव है वो आंसरेबल रहेगा किसके तरफ, टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। जैसे फॉर एग्जांपल कि स्पेंडिंग मनी जो है वो एग्जीक्यूटिव का पावर, पैसा खर्च करना, पैसे का मैनेज करना किसका फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव का है। बट वह तभी कर सकता है जब पार्लियामेंट से अप्रूवल लेता है, दैट्स व्हाई बजट प्रेजेंट होता है। क्लियर है? जैसे कि एक प्रोविजन हम लोग पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि नो मनी कैन बी ड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ये प्रोविजन हम लोग पढ़ते हैं। तो वो प्रोविजन, ना तो कोई पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जा सकता है, ना तो कोई पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मतलब ऐड किया जा सकता है। निकालने के लिए भी और ऐड करने के लिए भी, दैट इज एक्सपेंडिचर और इनकम, दोनों के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। इट शोज क्या क्या दिखाता है ये, कि एग्जीक्यूटिव वही काम करेगा जिसके लिए लेजिस्लेचर अप्रूवल देगा। अनदर एग्जांपल अगर हम लोग डिस्कस करें इसमें, तो एग्जीक्यूटिव उन्हीं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर सकता है जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेजिस्लेचर उस ऑथराइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लॉ लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाएगा, जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, उसी लॉ को एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है। अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी मैटर से रिलेटेड कोई लॉ नहीं बना हुआ है, क्लियर है, अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई लॉ नहीं बना हुआ है तो उस एरिया में एग्जीक्यूटिव कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। दैट्स वाई कि इमरजेंसी सिचुएशंस में जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तो ऑर्डिनेंस का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो थ्रू ऑर्डिनेंस नया लॉ या एग्जिस्टिंग लॉ में चेंज किया जा सके या किसी एग्जिस्टिंग लॉ को खत्म किया जा सके, ताकि जो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है उसमें हर्डल नहीं पड़े। ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब। तो सिंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है जो पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट है इन इंडिया वो बहुत इमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और एज फार एज कंपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट इज कंसर्न, तो इसमें प्रेसिडेंट भी है और उसके बाद 2 रिस्पेक्टिव हाउसेस हैं। अब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट क्यों होते हैं? प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट क्यों होते हैं? सिंपल अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 85 क्या कहता है? आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 कहता है कि पार्लियामेंट के सेशन को समन करना, पार्लियामेंट के सेशन को एंड करना, ये किसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसका पावर है? तो प्रेसिडेंट का पावर। क्लियर? सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी बिल जो पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ है वो तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक कि प्रेसिडेंट उसमें असेंट नहीं दे। क्लियर है? उसके अलावा प्रेसिडेंट क्यों पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं? तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं ड्यू टू हिज एड्रेस। एनुअली प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं किसको? पार्लियामेंट को एनुअली, और फिर नए लोकसभा के गठन होने। क्लियर है? उसके बाद सर्टेन बिल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मनी बिल है अंडर आर्टिकल 110, जो प्रेजेंट किया जा सकता है लोकसभा में, उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए किसका? प्रेसिडेंट का। तो दैट्स वाई प्रेसिडेंट जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, ऑल्दो प्रेसिडेंट कभी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में बैठते नहीं हैं या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर है? अब
जैसे कि देखेंगे तो हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, सेपरेशन ऑफ पावर है, और अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, सेपरेशन ऑफ पावर है। वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम। क्लियर है? तो वहाँ में क्या होता है अमेरिकन सिस्टम में कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो टोटली अलग होते हैं एग्जीक्यूटिव से, सॉरी लेजिस्लेचर से। टोटल सेपरेशन होता है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हमारे यहाँ है, जो कहाँ से आया है, ब्रिटिश से आया है, उसमें क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर तो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, बट जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से ही निकल के बना हुआ। क्लियर है? तो हमारे यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि जो इंटरडिपेंडेंस है किसका, लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि अगर ये इंटरडिपेंडेंस नहीं होगा, या सपोज दैट कि लेजिस्लेचर कोऑपरेट नहीं करे एग्जीक्यूटिव के साथ, एग्जीक्यूटिव कोऑपरेट नहीं करे लेजिस्लेचर के साथ, तो जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इंटरडिपेंडेंस है, एग्जीक्यूटिव भी बिना लेजिस्लेटिव के अधूरा है, और लेजिस्लेचर भी बिना एग्जीक्यूटिव के अधूरा है, एज फार एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कंसर्न। क्लियर है? तो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो अरेंजमेंट है वो टोटली बेस्ड है ब्रिटिश से। जैसे ब्रिटिश में कहा क्या अरेंजमेंट है कि एक मोनार्क है जो हेड है, नॉमिनल हेड है, क्राउन जिसको बोलते हैं, तो वहां पे है क्राउन इन पार्लियामेंट सिस्टम, क्राउन इन पार्लियामेंट सिस्टम। बट हमारे यहाँ क्या है, क्राउन का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ कौन है, प्रेसिडेंट है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट अरेंजमेंट है। क्लियर है? प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट अरेंजमेंट। समझ में आया? अब इसका क्या मतलब हुआ, ये रिफ्लेक्ट करता है इंटरडिपेंडेंस किसके किसके बीच में। अगर प्रेसिडेंट को हम लोग देखें, प्रेसिडेंट के बारे में क्या कहा जाता है अंडर आर्टिकल 53 कि हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है? और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के भी पार्ट है। तो कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में बैलेंस बनाना और एक दूसरे के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंस है वो स्मूथली चलना, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है? तो इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट सिस्टम। और वो क्यों है, क्योंकि ये इस अरेंजमेंट है हमारे यहाँ। अब अगर इस दोनों हाउस की बात करें, ये दो जो दोनों हाउस है, हाउस ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल। तो हाउस ऑफ स्टेट इसलिए प्रेजेंट है क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल अरेंजमेंट है हमारे यहाँ फेडरल अरेंजमेंट। और जो हाउस ऑफ स्टेट है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कहाँ पे, स्टेट को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्लियामेंट में। क्लियर है? ताकि हर डिसीजन में स्टेट, स्टेट मतलब राज्य का भी अपना से हो, मतलब उसका भी ऑथराइजेशन हो जाए। क्लियर है? इसीलिए सर्टेन फेडरल फीचर जो है, या जो फेडरल अरेंजमेंट है हमारे यहाँ, उसमें से राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है, कुछ कुछ चीजों में स्पेशल पावर है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लें हम लोग ऑल इंडिया सर्विसेज का, तो ऑल इंडिया सर्विसेज कैसा सर्विसेज है जिसका रिक्रूटमेंट पूरा का पूरा किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन वो अपने टेन्योर का और जो पूरा अपना कार्यकाल होता है उनका, उसका मैक्सिमम समय वो गुजारते हैं स्टेट में। तो कहीं ना कहीं वो जो यूनियन और स्टेट के बीच में एक कड़ी के रूप में, एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं। क्लियर है? तो अगर नया ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना है तो ये पावर किसके पास है, राज्यसभा के। क्लियर है? उसके बाद राज्यसभा के पास ये भी पावर है कि राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट में
लॉ बनाने के। तो ये क्या है, फेडरल फीचर है। तो ये स्पेशल पावर क्यों दिया गया है राज्यसभा को, क्योंकि राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। क्लियर है। अब ये हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा जो है, अब लोकसभा क्या है, लोकसभा जो है वो डायरेक्ट पीपल का रिप्रेजेंटेशन है वहां। क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। अब ये लोगों का ही प्रतिनिधित्व सभा है वहां पे, हाउस है वहां पे, जहां पे लोग रिप्रेजेंट होते हैं। तो सिंस जो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें क्या है, मेजोरिटी बेस्ड गवर्नमेंट फॉर्म होता है। तो हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के बेसिस पे ही हमारे यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म होता है। जिस पार्टी को, जिस कोएलिशन को लोकसभा में मेजोरिटी मिलेगा, वही पार्टी, वही कोएलिशन यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। और सेम गोज टू स्टेट लेवल, जहां पे दो हाउस है, असेंबली और काउंसिल। तो जो गवर्नमेंट डिसाइड होगा कि हु विल बी द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, वो सॉरी स्टेट में चीफ मिनिस्टर तो असेंबली से होता, काउंसिल से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारा ऐसा गवर्नमेंट अरेंजमेंट हुआ है, बहुत सारा ऐसा गवर्नमेंट बना है। अब इसी गवर्नमेंट का अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, ये जो गवर्नमेंट अभी चल रही है एनडीए की गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट जब पहली बार 2014 में बनी थी, क्लियर है, तो इस गवर्नमेंट को लोकसभा में तो मेजोरिटी था, बट राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं था। तो नो मैटर राज्यसभा में आपके पास मेजोरिटी है या नहीं है, अगर आपके पास लोकसभा में मेजोरिटी है तो आप गवर्नमेंट बना सकते हैं। क्लियर है, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट पीपल का रिप्रेजेंटेशन है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो लोकसभा के पास सर्टेन स्पेशल पावर है जो कि राज्यसभा के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंस मोशन हो या नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है। क्लियर है, मेजोरिटी हमेशा से डिसाइड होगा लोकसभा में। मनी बिल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट किया जा सकता है, लोकसभा में। और उसके बाद अगर लोकसभा के और पावर की अगर हम लोग बात करें, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो तो कहा जाता है कि आंसरेबल है टू द पार्लियामेंट, लेकिन इन प्रैक्टिकल वो ज्यादा आंसरेबल होता है कहाँ, लोकसभा में। अगर मोशन पास किया जाए, जैसे प्रिविलेज मोशन होता है किसी भी तरह का मोशन, और अगर लोकसभा में अप्रूव हो जाए तो क्या होती है, गवर्नमेंट गिर भी सकती है। क्लियर है, ये स्पेशल पावर दिया गया है लोकसभा को, क्यों, क्योंकि वो लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन वहां पे कर रहे हैं। क्लियर है, दोनों हाउस में जो बेसिक डिफरेंस है। अब अगर हम लोग देखें आर्टिकल वाइज, तो आर्टिकल 80 में आपको मिलेगा कंपोजिशन। किसका किसका कंपोजिशन मिलेगा, पहले हम लोग बात कर लेते हैं राज्यसभा। कितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है इसका, 250। इसका फिर डिवीजन कैसे है, 250 का, हाँ हाँ, और 238 + 12, ये सिंपल है ना, 238 + 12, ये 12 जो है नॉमिनेटेड होंगे, और ये स्टेट्स और यूटी का रिप्रेजेंटेशन, यही है ना। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ 2, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, 245 है। 3 है लोकसभा में, 545 था वहां पे, 2 घटा तो 543 हुआ है वहां। इसका कैसे बायफर्गेशन है, तो 12 तो एज इट इज रहेगा, 8 है यूटी से, कितना बच गया, 12 20,
225 ये है स्टेट्स। यूटी कौन कौन सा? दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर और फिर पौंडीचेरी। क्लियर है? अब इसमें से ये देखना, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर से कितना रिप्रेजेंटेशन है। मे भी स्टेटमेंट में डाल सकता है। अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें तो किस किस फील्ड से नॉमिनेट हो सकते हैं? आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस और सोशल वर्क। ये पूरा का पूरा कंपोजिशन है। अब है कि किस स्टेट के पास कितना सीट रहेगा। ये कहाँ दिया हुआ है? शेड्यूल 4 में। क्लियर है? अब यहाँ पे हर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन तो दिया हुआ, बट क्या जो रिप्रेजेंटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई प्रॉब्लम है? जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सीट्स का अमॉन्ग द स्टेट्स, जो शेड्यूल 4 में मेंशन है, किस स्टेट में कितना राज्यसभा सीट होगा। क्लियर है? क्या इस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई लूप होल्स है? क्या लूप होल्स है? जैसे फॉर एग्जांपल कि हर चीज डिसाइड होता है मेजोरिटी के बेसिस पे, कोई भी बिल हो कुछ भी हो। क्लियर है? और जैसे स्टेट है, तो बड़ा स्टेट हो या छोटा स्टेट हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, या फिर महाराष्ट्र हो, यूपी हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तभी तो सब अपनी बात को इक्वली वहां पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्लियर है? या फिर सभी की बातों को सुना जाएगा। क्लियर है? लेकिन हमारे यहाँ का अरेंजमेंट क्या है कि ये जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है। उससे क्या हुआ है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हुआ है अमॉन्ग द स्टेट। क्लियर है? अब जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है अमॉन्ग द स्टेट, तो और डिसीजन जब मेजोरिटी के बेसिस पे लेना है, यहां तक कि पार्लियामेंट में किस पार्टी का मेंबर कितनी देर बोलेगा हाउस में, वो भी डिसाइड होता है पार्टी के स्ट्रेंथ के बेसिस पे। जिसकी जितनी संख्या उसको उतना समय मिलता है। जैसे किसी पार्टी के पास 40 मेंबर है और किसी पार्टी के पास 3 मेंबर है फॉर एग्जाम्पल, तो 40 मेंबर वाले पार्टी को ज्यादा समय मिलेगा पार्लियामेंट में किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए, और जो 3 मेंबर वाला पार्टी है उसको कम समय मिलेगा कंपेरेटिवली बात रखने। 40 मिनट वाले को हो सकता है अगर 4 घंटे का डिबेट हो तो 1 घंटा मिल जाए, और 3 मेंबर वाले पार्टी को हो सकता है 10 मिनट ही मिले। हो सकता है, और ऐसा होता भी है। क्लियर है? तो अब जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है वो कहीं ना कहीं जो पर्पस है किस क्या, कि पार्लियामेंट में स्टेट्स को भी रिप्रेजेंटेशन दे, ताकि जो हमारा फेडरल अरेंजमेंट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो। वो कहीं ना कहीं वीक करता है इसको, कहीं ना कहीं क्या करता है? वीक करता है। क्यों वीक करता है? क्योंकि जो स्मॉलर स्टेट्स होंगे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, वहां इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ वहां। इसको अगर हम लोग कंपेयर करें यूएसए से, अमेरिका से, तो अमेरिका में भी 2 हाउस अरेंजमेंट है ना। तो वहां पे जो अपर हाउस है जहां पे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, वहां पे हर स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है, नो मैटर आपका साइज कितना है और आपका पॉपुलेशन कितना है। क्लियर है? तो वहां पे क्या है कि हर स्टेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, बट हमारे यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यूपी में अकेले 31 सीट है राज्यसभा का, सिक्किम में 1 सीट है। अब किसी मुद्दे पे अगर वोटिंग करना हो तो जिस तरफ यूपी सपोर्ट करेगा वो जीत जाएगा, जीत जाएगा ना। तो ये इसका क्या है? एक लूफोल्स है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स किया हुआ है। फिर उसके अलावा
और जो नॉन फेडरल फीचर है राज्यसभा का वो क्या है, एक तो है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, और क्या है, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इसको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, क्लियर है। और ये नॉमिनेटेड पर्सन जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है वो स्टेट को तो रिप्रेजेंट वहां पे नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है वो नॉन फेडरल फीचर है राज्यसभा का, क्लियर है। ये हो गया जो नेगेटिव्स है। अब पॉजिटिव क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स को इसलिए इंक्लूड किया जाता है ताकि जो इमिनेंट पर्सनैलिटीज हों अलग अलग फील्ड के, उनको इंक्लूड किया जा सके पार्लियामेंट्री सिस्टम में। हो सकता है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाए, लोगों के बीच से चुनकर नहीं आ पाए, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो उनको अपने फील्ड का नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जांपल लिटरेचर में जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको जो अपॉइंट किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है, सॉरी नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में रह के उस पूरे के पूरे लिटरेचर ग्रुप को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि वो भी अपना इनपुट दे सकें अलग अलग चीज़ों में। उसी तरह से सोशल सर्विस है या सोशल वर्क है जो डिफरेंट तरह का हो सकता है, हो सकता है वो लोग भी अगर ऐसा स्कोप दिया गया है कि थ्रू नॉमिनेशन, थ्रू नॉमिनेटेड इंडिविजुअल वहां पे रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को, ताकि उनका भी इनपुट लिया जा सके। हो सकता है इलेक्शन प्रोसीजर में इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहां तक पहुंचे ही नहीं, क्लियर है। इसमें यह भी हो सकता है क्या कि जैसे हमारे यहाँ का जो इलेक्शन अरेंजमेंट है चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होती है, किसी भी लेवल की माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे वो लैंग्वेज बेसिस पे हो, रिलीजियन बेसिस पे हो या किसी और बेसिस पे, किसी पर्टिकुलर कास्ट के बेसिस पे हो, किसी भी बेसिस पे हो, मतलब जिसका नंबर्स कम है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन रिफ्लेक्ट होना पार्लियामेंट में मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलेक्शन अरेंजमेंट है वो मेजोरिटी बेसिस है, क्लियर है। तो उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है इसके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोशल सर्विस में कुछ लोग ऐसे हों जो ऐसे मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए काम करते हों जिनकी संख्या बहुत कम है, पॉसिबल है, या जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे आइसोलेट होकर रहते हैं, उनके लिए भी बहुत लोग काम करते हैं। अगर उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा पार्लियामेंट में तो कहीं ना कहीं वो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है जो मेनलैंड सोसाइटी से बाहर आइसोलेटेड रह रहा है उसका भी रिप्रेजेंटेशन वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो इसलिए भी नॉमिनेशन का, नॉमिनेटेड मेंबर का प्रोविजन जो है इसमें दिया गया है। अब है कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का अमॉन्ग द स्टेट, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं अधिक यूपी में, अब अगर यूपी और सिक्किम दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, यूपी और सिक्किम दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये होगा कि जो मेजोरिटी प्रिंसिपल है हमारे सोसाइटी का वो इफेक्टिव नहीं रह पाएगा, क्योंकि 50 लोग कह रहे हैं कि कोई काम होना चाहिए, क्लियर है, और 5 लोग कह रहे हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। लॉजिक क्या कहता है, किसकी सुननी चाहिए, 50 लोगों की। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सेम कंसेप्ट है कि मेजर स्टेट जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो लोग कुछ चाहेंगे, बट जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वो लोग उस चीज़ को नहीं चाहेंगे, क्लियर है। तो ये रिफ्लेक्शन दिखेगा। अब लोकसभा के कंपोजिशन की अगर बात करें तो लोकसभा की, अच्छा एक इसमें एक और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें जो मेंबर्स होंगे राज्यसभा में वो कितने टाइप के होंगे, एक हो जाएंगे इलेक्टेड, हो जाएंगे ना, एक हो जाएंगे नॉमिनेटेड। अब जो इलेक्टेड होंगे वो कैसे, तो इनडायरेक्ट, किस प्रोसेस से, किस प्रोसेस से इलेक्शन होता है इसका,
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू ठीक है, कहाँ कहाँ से, तो सभी स्टेट और 3 यूटी से। क्लियर है, तो ये है ऑल अबाउट आर्टिकल 80। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। मैक्सिमम कितना हो सकता है, हाँ 5, प्रेजेंट कितना है 543। इसका बाइफर्केशन कैसे, मैक्सिमम, मैक्सिमम का कैसे है बाइफर्केशन, फाइव 30 + 20, 530 हो गया कहाँ से, स्टेट्स, और 20 यूटी, +2 था तो वो खत्म हो गया यहाँ पे। और 524 + 90, एंग्लो इंडियन प्रोविजन कैसे हटा है, वन 104th अमेंडमेंट। ये सब लिखा हुआ होगा, इसको समझ लीजिए। अब अगर मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे कितने टाइप का मेंबर्स होगा, एक ही टाइप का ना, कैसा, इलेक्टेड, कैसे, डायरेक्टिव। प्रोसेस क्या है डायरेक्ट इलेक्शन का, फर्स्ट पास्ट द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट, जिसमें से एक याद रखना है क्या, तो 61st अमेंडमेंट एक्ट वोटिंग एज 21 ईयर से डिक्रीज करके 18 ईयर्स कर दिया गया है। कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब इलेक्शन कमीशन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब जो है कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में वो स्टेट्स का है एंड यूटीज का है। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि किस किस यूटी से रिप्रेजेंटेशन होगा और किस किस यूटी से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। स्टेट्स तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिसाइड हो जाएगा, यूटीज का रिप्रेजेंटेशन कौन डिसाइड करेगा, यूटीज के रिप्रेजेंटेशन का डिसीजन के लिए पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया। पार्लियामेंट इज empowered टू डिसाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा। क्लियर है, अब इसी पावर को यूज करके एक एक्ट बनाया गया है, यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन एक्ट 1965 का। जिसके द्वारा अलग अलग यूटीज के बीच में कितना कितना रिप्रेजेंटेशन होगा वो बताया गया है। क्लियर है, नॉमिनेटेड मेंबर्स का तो हो ही गया। क्या हो गया कि 95th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा
95th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे दो, वो भी कब नॉमिनेट होते थे? जब उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं हो तो। इसका एंग्लो इंडियन का। तो 95th अमेंडमेंट एक्ट से ये नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रोविजन 2020 तक एक्सटेंड किया गया था और 2020 में इसको खत्म कर दिया। क्लियर है? सिर्फ ये याद रख लीजिए कि 95th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रोविजन था वो 2020 तक बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद इसको खत्म कर दिया गया। अब इसका इलेक्शन सिस्टम कैसा है लोकसभा का? तो जो प्रोसीजर है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्लियर है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। डायरेक्ट इलेक्शन होता है कैसे? टेरिटोरियल। कैसे होता है टेरिटोरियल? कल भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग। हाँ, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है कि पूरे कंट्री में हर एक एरिया का या हर एक एरिया में यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इस बेसिस पर पूरे देश को अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। जब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है किसको? कंट्री को, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसा पॉपुलेशन? सेंसस वाला पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन कैसे हो सकता है? स्टेट लेवल पे भी काउंटिंग होता है और भी अलग अलग तरीके से काउंटिंग होता है ना पॉपुलेशन। जैसे अभी सेंसस डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि इंडिया जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे सरपास कर गया। सेंसस में तो नहीं क्या कहा गया है, लेकिन उसके बियॉन्ड स्टडी में कहा गया। तो यहाँ पे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमेशा से जो डिसाइड होगा वो पॉपुलेशन के बेसिस पे तो डिसाइड होगा, लेकिन वो पॉपुलेशन कौन सा होगा? सेंसस होगा, और कोई डाटा यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर है? तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज सेंसस। अब जब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है तो बेसिकली दो बातों का ध्यान रखा जाता है। क्या दो बातों का ध्यान रखा जाता है? कि यूनिफॉर्मिटी हो इन रिप्रेजेंटेशन, यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कहाँ पे? यूनि पार्लियामेंट। बहुत बढ़िया। दो जगह पे, बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, जो अलग अलग स्टेट्स है उसमें यूनिफॉर्मिटी हो। क्लियर है? एक तो ये हो गया, और फिर बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सेम स्टेट। जैसे झारखंड और बिहार में यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से यूनिफॉर्मिटी हो। अब झारखंड में टोटल 14th लोकसभा सीट है? तो अब उस सभी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूनिफॉर्मिटी हो रिप्रेजेंटेशन का। मतलब ऐसा ना हो जाए कि जो रांची लोकसभा सीट है यहाँ से यहाँ पे पॉपुलेशन हो 1 करोड़, और जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पे, दूसरा कोई भी और कॉन्स्टिट्यूएंसी झारखंड में मान लीजिए राजमहल है, तो वहाँ का पॉपुलेशन 15 लाख हो। ऐसा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए।
इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सेम स्टेट और बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। ये दो बातों का ध्यान रखा जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? नेक्स्ट प्रोविजन है कि जैसे जो सेंसस है हमारे यहाँ हर 10 साल में होता है। क्लियर है? तो हर 10 साल में जो नंबर्स है वो चेंज होगा, आइदर इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा नंबर्स में वो यूनिफॉर्मली तो नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं अनइवन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कल के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्थ इंडिया का पॉपुलेशन पूरा का पूरा बूम कर गया है और साउथ इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल्ड वे में इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है यहाँ पे, है नहीं है। तो फिर हर सेंसस के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा किसका? इलेक्शन कमीशन का, कि वो क्या करे? डिलिमिटेशन करे। सॉरी, इलेक्शन पार्लियामेंट का ये पावर होगा कि हर एक सेंसस के बाद वो एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाए, जिसमें कि एक कमिटी बनेगा और फिर सीट्स का डिलिमिटेशन होगा। कल पूरा का पूरा डिलिमिटेशन प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर दिए थे कि कैसे एक कमिटी बनती है जिसमें चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन, चेयरमैन वो तो मेंबर होता है ना। एक मेंबर होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक होते हैं कंसर्न स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर, और एक ठीक है। अब एक चीज याद रखना है, क्या याद रखना है यहाँ पे, कि ये जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमॉन्ग सेम स्टेट, क्लियर है, वो वैसे स्टेट में लागू नहीं होता है जहाँ का पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम हो। क्लियर है? जहाँ का पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम हो वहाँ पे ये प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल रीजन से वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। समझ में आया टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंसेप्ट? और ये जो रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स है आफ्टर एवरी सेंसस, वो दिया हुआ है आपके आर्टिकल 82 में दिया हुआ है। और जो रीएडजस्टमेंट होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। डीलिमिटेशन कमीशन बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है। अब अगर देखें तो एक यहाँ पे आर्टिकल है 330 जो बात करता है किसका? रिजर्वेशन का। ठीक है, रिजर्वेशन का। तो जहां तक राज्यसभा का सवाल है, यहाँ पे रिजर्वेशन लागू अभी तक नहीं होता, अब होगा। कब से होगा? कब से होगा? ऐसा कुछ पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा? क्या है इसका प्रोविजन? हाँ, हाँ, इस एक्ट का नाम क्या है? अरे इस एक्ट का नाम क्या है? आप ही लोग के लिए, आप ही लोग को नहीं पता क्या? हाँ, इसका क्या प्रोविजन है?
1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन। क्या ये राज्यसभा में लागू होगा? दस दिन के बाद एग्जाम, ऐसे थोड़ी पूछेगा प्रोविजन की 1/3 चाहिए चाहिए, यही सब ना घुसाएगा वहां पे। सपोज दैट अगर स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट कहाँ से लाएगा? तो सबको ही पढ़ रहा होगा ना कि 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा, कब से लागू हुआ, क्या नाम है। अब है जैसे पहले से रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होता था। किसके लिए रिजर्वेशन था? सबसे पहला था कि राज्यसभा में रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होता था, मतलब वहां सीट रिजर्व नहीं होता था। सीट रिजर्व होता था कहाँ पे? लोकसभा में। किसके किसके लिए? सी, एसटी और, हाँ, ठीक है, ओबीसी के लिए नहीं होता है, नहीं होता है। एससी और एसटी के लिए है। कितना कितना रिप्रेजेंटेशन है? एसटी का 47 और एससी का 84। ठीक है। अब ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है, तो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल में जो प्रोविजन है, तो क्या राज्यसभा में भी महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा सीट या नहीं? शायद क्या होता है? हाँ, शायद क्या होता है? यही माइन्यूट सा चीजों को देखना चाहिए लास्ट मोमेंट में। क्लियर है? अब नेक्स्ट अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो वह चेक कर लीजिएगा जाके कि राज्यसभा में होगा कि नहीं होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में होगा कि नहीं होगा। लास्ट टाइम रिवीजन इन्हीं सब चीज़ों का होता है। फिर है नेक्स्ट है आर्टिकल 83। अब 83 क्या बात करता है? 83 इज रिलेटेड टू टेन्योर या फिर ड्यूरेशन ऑफ बोथ द हाउसेस। तो अब इसमें अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा का ड्यूरेशन क्या होता है? हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता, वो परमानेंट बॉडी है, वो कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करते रहता है। तो जब पूछा जाए कि ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, तो क्या हो जाएगा कि राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ ड्यूरेशन लागू नहीं होता। क्लियर है? अब अगर मेंबर की बात की जाए तो मेंबर का जो टेन्योर होता है राज्यसभा में वो 6 साल होता है। क्लियर है? ठीक है। अब ये परमानेंट बॉडी है और मेंबर जो है 6 साल होता है, तो हर 2 साल में कितने मेंबर रिटायर होते हैं? 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ये कैसे डिसाइड हुआ कि 1/3 मेंबर ही हर 2 साल में डिसाइड होंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर डिसीजन करने का पावर जो होगा वो पार्लियामेंट के पास होगा। फिर पार्लियामेंट ने एक्ट बनाकर ये बताया कि जो मेंबर्स होंगे राज्यसभा के, उनका टेन्योर 6 साल का होगा और हर 2 साल पर 1/3 मेंबर रिटायर करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब अगर लोकसभा के ड्यूरेशन की बात की जाए तो 5 years, और एट एनी टाइम अगर प्रेसिडेंट हाउस को डिसॉल्व कर दे, प्रेसिडेंट कभी भी हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।
तो अब यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है किसका, लोकसभा का, वो अगर हम लोग देखें तो दो तरह से हो सकता है। एक ऑटोमेटिक, मतलब टेन्योर खत्म होगा तो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, और दूसरा थ्रू प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कब करेंगे, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको ऐसा करने को रिकमेंड करेगा। इस तरह से लोकसभा क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जनरल सर्कमस्टांसेस में लोकसभा को 5 ईयर का टेन्योर होता है। क्या लोकसभा के टेन्योर को एक्सटेंड किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। कितनी बार, मतलब कितने टाइम तक, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी 1 ईयर एट अ टाइम, 1 ईयर एट अ टाइम। और ऐसी कितनी बार किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है n नंबर ऑफ टाइम। n नंबर ऑफ टाइम, दैट इज, इसका कोई लिमिट नहीं है, हर 1 साल के बाद एक्सटेंड किया जा सकता है। बट यहाँ पे क्या एक प्रोविजन है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी उसमें 6 मंथ्स के अंदर फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट हो जाना चाहिए। और कोई ऐसा प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंग लोकसभा के टेन्योर को घटाया बढ़ाया जा सकता है, सपोज दैट जैसे स्टेटमेंट ऐसे आया कि द टेन्योर ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड, ट्रू होगा फॉल्स होगा, सही होगा गलत होगा, ट्रू होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे 3-4 स्टेटमेंट दे दिया, टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर्स, इट्स टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड, ऐसा ऐसा कुछ करके, तो ये ध्यान में रखना है, थोड़ा सा भी प्रोविजन है तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया टेन्योर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट अगर देखें तो कितना हो गया, 383, आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 क्या कहता है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये दोनों हाउस के लिए चाहिए। उसके बाद 25 और 30, उसके बाद राज्यसभा के लिए नहीं चाहिए, दोनों के लिए चाहिए। जैसे ये तो जो है आपको याद है क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद एज 25 फॉर द लोकसभा, 30 फॉर द राज्यसभा। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज अ वोटर लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, और ऑल अदर्स क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट डिसाइड करे, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं हो, अनसाउंड माइंड में नहीं हो, मतलब आरपीए 1951 का जो भी प्रोविजन है डिस्क्वालिफिकेशन का, उसको फुलफिल नहीं करता हो, ये क्लियर है। ठीक है, एक चीज जो याद नहीं रहता है क्या, कि जैसे ही ये लोग नॉमिनेशन भरने जाते हैं, इनको इलेक्शन से पहले ओथ लेना पड़ता है, क्लियर है, इलेक्शन से पहले ओथ लेना पड़ता है। और ओथ किसके सामने लिया जाता है, तो जिस इंडिविजुअल को इलेक्शन कमीशन ऑथराइज करे, क्लियर है। तो उस ओथ में क्या होता है, एक तो हो गया आफ्टर मेंबर इलेक्ट होने के बाद जो ओथ लिया जाता है, क्लियर है। एक है कि अगर आप एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंटेस्ट करना चाहते हैं तो पहले भी आपको एक ओथ लेना पड़ेगा,
जैसे किसी इंडिविजुअल को नॉमिनेशन फाइल करते हुए देखिएगा, तो नॉमिनेशन फाइल करते समय ऐसे पढ़ता है एक पेपर, वो जैसे इन जनरली शपथ लेता है, उसके बाद साइन वहां पे होता है। सारा डॉक्यूमेंट में तो साइन चाहिए होता होगा, या आप सिंपली अगर कहीं पे कोई फॉर्म भर रहे हैं ऑफलाइन, तो बोला जाता है ना कि हर डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट कर दे, साइन पे लिया जाता है, डेट लिया जाता है। तो वहां पे भी देखेंगे इतना मोटा मोटा फाइल वो लोग जमा करते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं। सारे फाइल में तो साइन तो करना पड़ता होगा, ये जो नॉमिनेशन फॉर्म है उस पर साइन करना पड़ता होगा, वो लोग वो करके आते हैं। लेकिन देखिएगा, एक पेज होता है या एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको वहां पे पढ़ने के बाद उन लोगों को साइन करना पड़ता है किसी वीडियो में। तो वो पेपर जो होता है वही है ओथ, जो लेना पड़ता है किसके सामने, जो किस ऐसा इंडिविजुअल जिसको इलेक्शन कमीशन ऑथराइज किया हो ऐसा करने के लिए। अमूमन जो आरओ होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, उनके सामने लेना पड़ता है। जो ओथ होता है वो किस चीज का होता है, कल भी डिस्कस किए थे हम। टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हो गया। दूसरा, टू अफोर्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया, किसका, इंडिया। क्लियर है। एक बार ओथ से रिलेटेड एमसीक्यू पूछा है, तो थोड़ा माइन्यूट माइन्यूट सा डिफरेंस है ओथ में। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, सीजीआई लिख लीजिए इसको, प्रेसिडेंट, सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका एक बार देख पढ़ लीजिएगा ओथ। क्लियर है। तो ये जो ओथ लिया जाता है वो ऐसे इंडिविजुअल के सामने लिया जाएगा जिसको इलेक्शन कमीशन ऑथराइज किया। एज सबको याद रहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना सबको याद रहता है, आरपीए 1951 वाला भी सबको याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता है। इन जनरल क्या होता है, सपोज दैट कि अगर पूछा, स्टेटमेंट में ये दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मैक्सिमम लोग इसी स्टेटमेंट को रॉन्ग मार के आते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये रहता है कि जो ओथ होता है वो आफ्टर इलेक्शन होता है हाउस में। क्लियर है। लेकिन दो ओथ इन लोगों को लेना पड़ता है, एक इलेक्शन लड़ने के लिए और एक इलेक्शन जीतने के बाद। दोनों ओथ में डिफरेंस होता है। क्लियर है। तो वो भी लिख लीजिएगा, एमपी लिखे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ओथ। ये जो ओथ होता है ये दो होता है, एक टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस towards the constitution of India and uphold the sovereignty and integrity। आरपीए 1951 में ये रूल बनाया गया था कि जो क्वालिफिकेशन चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, उसमें ये ऐड किया गया था कि किसी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज अ वोटर इन लिस्ट होना चाहिए। क्लियर है। जैसे कल भी हम लोग बताए थे कि 2003 से पहले ऐसा प्रोविजन था कि अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट से, तो आपको उसी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनरोल होना चाहिए।
2003 में इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। और ये खत्म किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, और 2006 में जो कोर्ट है वो जो वैलिडेशन खत्म किया गया उसको वैलिड माना है। क्लियर है। और ये अब पूछेगा नहीं, बहुत वो हो गया। और एक क्राइटेरिया बनाया गया है आरपीए 1951 के तहत कि अगर आप रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये सिर्फ लागू होगा किसमें, लोकसभा में, रिजर्व। तो आप उस कैटेगरी के सिटीजन होने चाहिए, मतलब आपका कैटेगरी वो होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है आर्टिकल 85, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। क्या है इसका प्रोविजन? प्रेसिडेंट सेशन बुलाता है, प्रेसिडेंट इज ऑथराइज टू कॉल फॉर सेशन। ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो सेशन बुलाएंगे तो क्या प्रोविजन है कि कितना सेशन बुलाया जाना चाहिए? हाँ, दैट मच ऑफ सेशन इन विच टू सक्सेसिव सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर है। इन प्रैक्टिकल हमारे यहाँ कितना सेशन बुलाया जाता है? 3। कौन कौन सा? बजट, मॉनसून एंड, ठीक है। सबसे छोटा सेशन कौन सा है इन टर्म्स ऑफ डेज? विंटर ही है, लेकिन अब चेंज हो गया, अब तो सब सेशन ही छोटा हो गया। बजट सेशन कैसे स्टार्ट होता है? थ्रू एनुअल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये एनुअल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? एनुअल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? इसमें आने वाले समय में जो भी रोड मैप होता है गवर्नमेंट का, वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। और जब एनुअल सेशन, सॉरी, एनुअल एड्रेस होता है या प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, तो दोनों हाउस को ज्वाइंटली बैठाया जाता है और उस समय पूरे हाउस को चलाते भी प्रेसिडेंट ही हैं। क्लियर है। अब इस एनुअल एड्रेस में रोड मैप प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है। अब इस एनुअल एड्रेस के बाद वोट ऑफ थैंक्स पास किया जाता है। सेपरेटली दोनों हाउस से, वोट ऑफ थैंक्स सेपरेटली दोनों हाउस से पास किया जाता है। ठीक है। राज्यसभा से भी और लोकसभा के बाद अगर पास किया जाता है तो वोटिंग होता होगा। व्हाट इफ लोकसभा में वोट ऑफ थैंक्स गिर जाए, पास नहीं हो, तो क्या होता है? हाँ, तो ये प्रूव करता है कि पार्लियामेंट का गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्लियर है, कॉन्फिडेंस नहीं है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो
सेंसर हो जाता है और विद इन अ फिक्स टाइम गवर्नमेंट को अपना मेजोरिटी प्रूफ फिर से करना पड़ता है। ये प्रोविजन है, क्लियर है। और ये कहाँ होगा, तो ये होगा लोकसभा में। अब कुछ कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू सेशन बुलाना, सेशन खत्म करना, एडजर्नमेंट करना, क्लियर है। तो एक टर्म है रिसेस। ये क्या होता है? जब एक सेशन खत्म हो गया और दूसरा सेशन जब स्टार्ट होगा, उस बीच के समय को बोलते हैं रिसेस, क्लियर है। उस जो सेशन खत्म होता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? एडजर्नमेंट दूसरा चीज होता है। एडजर्नमेंट क्या होता है? स्पेसिफिक टाइम के लिए जो सीटिंग है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। स्पेसिफिक टाइम के लिए सीटिंग जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। स्पेसिफिक टाइम क्या हो सकता है? आवर भी हो सकता है, डेज भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, क्लियर है। ठीक। अब एक होता है एडजॉर्नमेंट सिने डाई। ये क्या होता है? इसमें जो सेशन है उसको सस्पेंड किया जाता है विदाउट मेंशनिंग एनी डेट फॉर नेक्स्ट सेशन। एडजर्नमेंट समझ में आ गया? एडजर्नमेंट सीने डाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? समन बुलाया कौन है? समन को खत्म कौन करेगा? प्रेसिडेंट। एडजर्नमेंट कौन कर सकता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, क्लियर है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोनों हाउस में। एडजर्नमेंट सीने डाई कौन अनाउंस कर सकता है? सेम प्रिसाइडिंग ऑफिसर। दोनों एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सीने डाई। अब जैसे प्रेसिडेंट बुलाया है सेशन, तो प्रेसिडेंट सेशन खत्म भी करेगा ना। कैसे करता है? हम्म। जैसे ही एडजर्नमेंट सीने डाई किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, ये हमेशा याद रखना है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये भी जैसे ही एडजर्नमेंट सीने डाई अनाउंस होगा तो कुछ दिन के अंदर प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है कि द सेशन कम्स टू एन
एंड, विच इज नॉन एज प्रोरोगेशन। क्लियर है? और रिसेस क्या होता है? प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू सेशन के बीच का समय ही रिसेस कहलाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि सेशन कौन बुलाता है, सेशन एंड कौन करता है, एडजर्नमेंट कौन कर सकता है, एडजर्नमेंट सीने डाई कौन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ऐसा पूछा कि हु अनाउंस एडजर्नमेंट ऑफ द एडजर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी चेयरमैन, ऑप्शन सी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो क्या सही होगा? सी, हमेशा से प्रिसाइडिंग ऑफिसर सही होगा। अगर पार्लियामेंट पूछ रहा है, क्वेश्चन में अगर पार्लियामेंट यूज है तो हमेशा से प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो। क्लियर है? और अगर स्पेसिफिक हाउस का नाम है जैसे राज्यसभा और लोकसभा, और अगर सपोज दैट कि वहां पे जैसे लोकसभा के बारे में पूछता है और वहां पे स्पीकर भी दिया हुआ है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो कौन सा सही होगा? हाँ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही सही होगा। क्यों प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा? क्योंकि जब हो सकता है एडजॉर्नमेंट अनाउंस तो उस समय चेयरमैन सॉरी स्पीकर चेयर पे ना हो सकता है डिप्टी स्पीकर चेयर पे हो, या जो पैनल बनता है स्पीकर का उसमें से वो बैठे हों। तो हमेशा से प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वो करना है। और अगर ऑप्शन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है और स्पेसिफिक हाउस का नाम मेंशन है तो आप स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा और स्पीकर इन द चेयरमैन इन द केस ऑफ। क्लियर है? अब अगर हम लोग देखें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन, तो क्या कह सकते हैं, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है? हाँ, पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा कि एडजॉर्नमेंट जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनाउंस करेंगे और प्रोरोगेशन हमेशा प्रेसिडेंट करेंगे। और क्या डिफरेंस है? हाँ। प्रोरोगेशन मतलब पूरा का पूरा सेशन खत्म, एडजर्नमेंट मतलब सीटिंग खत्म हुआ है, सेशन में भी रिज्यूम हो सकता है। समझ में आया? और क्या डिफरेंस होता है? तो कॉमन सेंस लगा के यूज कर लिए, अच्छा है। और जैसे जब सेशन होता है, एक चीज ये याद रखना है, जब सेशन होता है तो आता है ना कि इस सेशन में ये काम होगा, अलग अलग नोटिसेस आता है। तो जितना भी नोटिसेस आता है वो सब सस्पेंड हो जाता है जब प्रोरोगेशन अनाउंस होगा। नोटिस, समझ में आया? नोटिस सारा सस्पेंड हो जाएगा, बिल्स वगैरह नहीं होता है। ठीक है? और क्या सस्पेंड होगा? इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। क्यों? क्योंकि कल ही हम लोग डिस्कस किए थे कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो विद इन अ सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो वो लैप्स कर जाता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जैसे ही प्रोरोगेशन होगा तो जो इम्पीचमेंट चल रहा होगा सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऑल अदर बॉडीज जिनको सिमिलर वे में हटाया जा सकता है, ऑल अदर बॉडीज जिसको सिमिलर वे में हटाया जा सकता है, उनके रिमूवल का प्रोसेस भी एंड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस है एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन में। समझ में आ गया? अब सेशन के बाद डिसॉल्यूशन। तो डिसॉल्यूशन कैसे होगा?
राज्यसभा का तो डिसॉल्यूशन होता नहीं है, ठीक है। लोकसभा का दो तरह से होगा, एक ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कैसे? जैसे मतलब टेन्योर खत्म होने वाला है, उसके पहले इलेक्शन अनाउंस होके नया रिजल्ट आ गया है, नया लोकसभा का बैठक हो गया, तो अपने आप खत्म हो गया, क्लियर है। और दूसरा थ्रू प्रेसिडेंट। कैसे? तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ रिजोल्यूशन। अब यहाँ पे याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि हाउस के डिसॉल्यूशन का जो डिफरेंट बिल्स होता है उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जो अलग अलग बिल प्रेजेंट किया जाता है उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? हम्म? और नया गवर्नमेंट बनेगा तो नए बिल को वो कंटिन्यू भी कर सकता है, सॉरी पुराने बिल को वो कंटिन्यू भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। और जैसे ही डिसॉल्व होगा क्या लोकसभा, तो ऑल बिल्स गेट्स सब खत्म एक्सेप्ट फोर। फोर मतलब कौन कौन सा, याद है? सारा बिल जो पेंडिंग होगा सब खत्म हो जाएगा, बट चार कैटेगरी ऐसा है जो लैप्स नहीं करता है। पहला कि सपोज दैट किसी बिल पर डिसएग्रीमेंट था, किसके किसके बीच, अमॉन्ग बोथ हाउसेस, अमॉन्ग बोथ हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा। डिसएग्रीमेंट जब होता है किसी भी बिल पे तो उसको क्या बोलते हैं? दैट सिनेरियो नोन एज डेडलॉक बोलते हैं ना, कि डेडलॉक हो गया। अब डेडलॉक का सॉल्यूशन कैसे निकलता है? ज्वाइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108। ठीक है। अब डेडलॉक किस किस सिनेरियो में हो सकता है? डेडलॉक किस किस सिनेरियो में हो सकता है? कोई भी बिल डेडलॉक कब होगा? हाँ, कोई भी बिल डेडलॉक कब होगा? वो तो रिजेक्ट हो गया ना। एक हाउस बिल पास कर दे, दूसरा रिजेक्ट कर दे, क्लियर है, तो डेडलॉक हो सकता है। और कैसे लैप्स हो गया? लैप्स नहीं होता है। और कैसे डेडलॉक हो सकता है? डेडलॉक तभी तक होगा जब तक दोनों हाउस में है।
दोनों हाउस से जैसे निकला तो इससे बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए सेकेंड हाउस के पास कोई बिल भेजा गया है, ठीक है, सेकेंड हाउस कोई भी हो सकता है, और वो 6 महीने तक उस पर रिएक्ट ही ना करे। याद आया? और कोई सिनेरियो है डेडलॉक होने का? एक सिनेरियो और है। क्या? जब सेकेंड हाउस बिल में अमेंडमेंट सुझा सकता है ना? हाँ, ठीक है, और ये अमेंडमेंट फर्स्ट हाउस रिजेक्ट कर दे। क्लियर है? तो इस तीनों सिनेरियो में डेडलॉक होगा, और डेडलॉक का जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? ज्वाइंट सीटिंग से। और ज्वाइंट सीटिंग को कौन हेड करता है, मतलब कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर। और अगर स्पीकर नहीं है तो? स्पीकर नहीं है तो? स्पीकर अगर प्रेजेंट नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, अगर वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता है ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करने का। ज्वाइंट सिटिंग का जो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करना स्पीकर का स्पेशल पावर भी है। क्लियर है? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर दोनों हाउस के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाए और वो डेडलॉक हो जाए, क्लियर है, तो उस सिनेरियो का सॉल्यूशन है ज्वाइंट सिटिंग। और अगर प्रेसिडेंट नोटिफाई करे इसको, ज्वाइंट सिटिंग को, बिफोर डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो ऐसा बिल लैप्स नहीं करता है। समझ में आया क्या? कि जब एक डिसएग्रीमेंट हो बिल के बीच में तो डेडलॉक होगा, डेडलॉक होगा तो ज्वाइंट सिटिंग होगा। ज्वाइंट सिटिंग नोटिफाई करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। और अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्यूशन से पहले ज्वाइंट सिटिंग नोटिफाई कर दे तो वैसा बिल लैप्स नहीं करता है विद डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा। समझ में आया? याद रहेगा ना? दूसरा कैटेगरी, अगर कोई भी बिल को भेजा गया हो किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। ऑब्वियस सी बात है, भेजा गया ही होगा। तो जब प्रेसिडेंट के पास कोई बिल भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस है? पहला है कि एसेंट दे दे, तो क्या हो जाएगा? बिल अप्रूव हो जाएगा। दूसरा, रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट। रिजेक्ट कर देंगे तो बिल वहीं पे खत्म हो जाएगा। तीसरा, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, भेज सकते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सस्पेंसिव। और कोई ऑप्शन है? चौथा, रिएक्ट ही ना करें उस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पॉकेट। वीटो पावर भी यहाँ पे कवर हो गया। अब अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास गया हुआ है
ठीक है, और प्रेसिडेंट उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए बोल दे, क्लियर है, प्रेसिडेंट उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए बोल दे, तो ऐसा बिल भी लैप्स नहीं करता है विद डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा। समझ में आया? पहला क्या कैटेगरी था? पहला था कि अगर डेड लॉक हो गया हो बिल में और ज्वाइंट सिटिंग का को नोटिफाई कर दे प्रेसिडेंट, तो वैसा बिल लैप्स नहीं करता। दूसरा कैटेगरी, अगर बिल प्रेसिडेंट के पास गया हुआ है अप्रूवल के लिए और प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए उसको वापस भेज दे किसके पास? पार्लियामेंट के पास, तो ऐसा बिल क्या होता है? लैप्स नहीं करता। ठीक है, ये हो गया दो कैटेगरी। तीसरा कैटेगरी क्या है कि जैसे कोई भी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, उसका क्या प्रोसेस है? चलिए इसी से रिलेटेड एक और देख लीजिए। अगर बिल प्रेसिडेंट के पास गया हुआ है किस चीज के लिए? तो उनके अप्रूवल के लिए, एसेंट के लिए, तो ऐसा बिल भी लैप्स नहीं करेगा। क्लियर है? बिल आइदर हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है आइदर लोकसभा और राज्यसभा, एक्सेप्शन मनी बिल और फाइनेंस बिल। कौन सा कैटेगरी? कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2? ठीक है, बताते हैं भी इसको भी। तो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। क्लियर है? अब सपोज दैट कि जो बिल है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, पेंडिंग है कहाँ पे? राज्यसभा में। मतलब राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हुआ था और वहीं पे पेंडिंग है। ठीक है, बट नॉट टेकन बाय मतलब लोकसभा तक वो बिल आया ही नहीं, ऐसा भी बिल लैप्स नहीं करता है। एक्सेप्ट दिस फोर कैटेगरीज ऑल बिल लैप्स ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा। कौन कौन सा बिल? पहला, अगर प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए गया हुआ है तो वो बिल लैप्स नहीं करता है। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए लौटाया हो तो वो बिल लैप्स नहीं करता है। तीसरा, अगर प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग नोटिफाई कर दिया हो तो वो बिल लैप्स नहीं करता है। चौथा, बिल ओरिजिन हुआ है राज्यसभा में, वहां पेंडिंग है और उसको लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं है, वो नॉट टेकन अप बाय द लोकसभा, तो ऐसा बिल भी लैप्स नहीं करता है ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा। क्लियर है? अब लेते हैं हम लोग 5-10 मिनट का ब्रेक, फिर स्टार्ट करेंगे।